she's like, it's a stage 4 rare type of blood cancer. Your condition is really bad. It's a very rare and complicated case. मेरी कीमोस भी हो रही हैं, but कीमोस काम नहीं कर रही हैं. There are days कि I go back to the time and I cry कि क्या हो गया. मैं वो हेल्प ढूंढ रही थी कि मुझे ऐसी हेल्प चाहिए कि मैं क्या करूं. मेरे से कोई बात करे, मुझसे कुछ पूछे. मेरा younger brother, he was my stem cell donor. It's like a blood transfusion, but it's painful. Stage 4 cancer is not easy to survive. Like I lost my fertility. Things were not easy. मेरी vision loss. So I have vision loss in my right eye. Okay. और वो आएगी भी नहीं. मेरा बैक साइड ऑफ द रेटिना इज डैमेज्ड. हेयरिंग लॉस भी था. आई हैव 30 to 35% ऑफ हेयरिंग लॉस. आई स्टिल रिमेंबर द टाइम मेरे हस्बैंड ने बैठ के मेरा और अपना हेड शेव किया था. आई हैड स्टेज 4. I had stem cell. I came out of it. I've got the second life, right? मेरा rebirth हुआ है. ਆਪਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਹਲੇ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਵਕਤ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣਾਂਗੇ. ਪਰ ਵਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਕਦੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਨੂੰ, ਹਰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਣੋ. ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਲੱਕੀ ਇਨਫ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਲੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਜ 4 ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਸਰਵਾਈਵਰ, ਇਟਸ ਏ ਰੇਅਰ ਟਾਈਪ ਆਫ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ. ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ. थैंक यू. सत श्री अकाल. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਕਿਵੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? हाँ जी, 4 साल हो गए. हाँ जी. इतना आसान नहीं था. बहुत ही मुश्किल जर्नी थी. 2018 में मैं और मेरे हस्बैंड कनाडा मूव हुए थे एंड हम एडमिंटन में थे उस वक्त. और 2019 मई से मुझे हल्के फुल्के सिम्टम्स आने शुरू हुए थे, जो सिर्फ फीवर थे और कोई दूसरा सिम्टम नहीं था. एंड हमारी फैमिली डॉक्टर थी एडमिंटन में, सो हम उनके पास गए एंड हमने बोला कि मेरे को फीवर्स आ रहे हैं. एंड ऑब्वियसली जैसे सिस्टम चलता है, आपको टायलेनॉल दी जाती है, बोला जाता है रेस्ट करो, ऑफ लो काम से. तो हमने सब कुछ वैसे ही किया. बट 1 हफ्ता निकल गया, 2 हफ्ते निकल गए, बट मेरे फीवर्स रुके ही नहीं. और फीवर मेरे थे ऑलमोस्ट 39 डिग्री सेल्सियस से लेकर 41-42 तक जाते थे. देयर वर टाइम्स कि हम रात को एमरजेंसी भी गए हैं. जब मेरे को बहुत ज़्यादा हाई फीवर था, हम 1-2 बार एमरजेंसी गए और एमरजेंसी में हमें बोला गया कि आप घर जाओ, आपको सिर्फ फीवर है और कोई सिम्टम नहीं है, तो आप घर जाके रेस्ट करो. सो आई मीन अंदर से ऐसा लग रहा था कि कुछ सही नहीं है. समथिंग इज रॉन्ग. डॉक्टर्स के हिसाब से वो वायरल या फ्लू था या इन्फेक्शन था जो टाइम ले रहा था जी. और ऐसे करते करते 3 हफ्ते हो गए. फीवर्स नॉन स्टॉप थे. मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था मैनेज करना, बिकॉज हम नए थे और हमें कुछ नहीं पता था कि हम किससे क्या पूछें, कैसे जाके हेल्प लें. तो बट लकीली हमारी फैमिली डॉक्टर अच्छी थी, तो उसने हमें काफ़ी सपोर्ट किया. हमने उससे बोला कि हमें और कोई टेस्ट लिख के दे या और कुछ करे. सो उसने हमें ना इन्फेक्शियस डिजीज़ स्पेशलिस्ट से रेफ़र किया एडमिंटन में ही. सो ये 2018 की बात ये है. 2018 में हम मूव हुए थे. सो माय हस्बैंड ही मूव्ड, वो 2017 में मूव हुए थे और दुबई से. हम उस वक्त दुबई में जॉब कर रहे थे एंड वी गॉट दिस ऑफर कि हमें एडमिंटन मूव होना था. और मैं 2018 में मूव हुई थी. आप पहले हो गए थे. सो आप 32 इयर्स ओल्ड थे उस टाइम? हाँ जी, मैं सिर्फ 32 इयर्स की थी जब डायग्नोस हुआ था. और करते करते 3 हफ्ते से 3 महीने लग गए. एंड मुझे हॉस्पिटल एडमिट किया गया क्योंकि मेरे सिटी स्कैन में कुछ दिखा था डॉक्टर्स को. एंड उनको था कि हम और टेस्ट कर सकते हैं और हॉस्पिटल में रह के इट विल बी ईजी. तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा हॉस्पिटल में एडमिट थी जी. 2.5 महीने तक मैं हॉस्पिटल में थी और ऐसा लग रहा था कि मैं एक रिसर्च पेशेंट की तरह हूँ.
जहाँ पे मेरे ऊपर अनलिमिटेड टेस्ट हुए, स्कैन्स हुए, सर्जरीज हुई, बायोप्सीज हुई, बट सब कुछ नेगेटिव था। कुछ भी ये नहीं बता रहा था कि मुझे क्या हुआ है। एंड इतने डॉक्टर्स के बावजूद हम इतने कंफ्यूज हो चुके थे, और मेरे हस्बैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, काम का भी, मेरा भी। मैं हॉस्पिटल में थी, मुझे चिल्स आने लगते थे हर 2 घंटे में, और मैं नॉन स्टॉप 2 आवर्स टाइलेनॉल में थी। तो फिर हमने मेरे मॉम को बुलाया टू हेल्प अस। माय ब्रदर वाज हियर, तो ही मूव टू एडमिंटन, एंड like my mom, my brother, everybody was there. My close friends who were in Calgary, they used to come and see us. Finally, जब कुछ नहीं समझ आ रहा था, हमने सोचा कि हम इंडिया वापस चले जाएं, क्योंकि 3 महीने हो गए थे, फ्रस्ट्रेशन हो चुकी थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, बॉडी बिल्कुल स्वेल्ड अप हो गई थी, सूज रही थी बॉडी। आई गेन्ड वेट 20 किलोज आफ्टर दैट, और कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ गेन किया था आपने? गेन भी कर लिया था। मैं खा भी नहीं पा रही थी, मैं कुछ भी नहीं खा पाती थी, क्योंकि मुझे अल्सर्स हो गए थे मुंह में पूरे। वीकनेस अलग हो गई थी। हाई फीवर में बंदे को खाने का भी मन नहीं करता है, राइट? तो बस इतना परेशान हो चुके थे कि हमने सोचा था कि बस हो गया, अब हम इंडिया ही जाते हैं। बट उस दौरान उन्होंने मुझे बोला कि एक लास्ट बायोप्सी कर लेते हैं। उससे पहले मेरी बोन मैरो बायोप्सी हो चुकी थी, ब्रेस्ट बायोप्सी भी हो चुकी थी, लेप्रोस्कोपी हो चुकी थी, कोलोनोस्कोपी हो चुकी थी, लाइक एंडलेस आप नेम करोगे वो सब हो चुका था मेरा। एंड उन्होंने फिर फाइनली स्किन पंच बायोप्सी करी, जो मेरे लेग से की थी, और 4-5 दिन लगते हैं बायोप्सी रिजल्ट आने में, बट हम अपना मन बना चुके थे कि हम इंडिया ही जा रहे हैं, ये लास्ट बायोप्सी है। डिस्चार्ज पेपर्स रेडी हो रहे थे, और मेरे हस्बैंड मेरी फैमिली डॉक्टर के साथ थे कि हम हरजीत को कैसे इंडिया लेके जाएं 24 घंटे की फ़्लाइट में, क्योंकि उसको चिल्स आते हैं, हाई फीवर्स है, और लंबी फ़्लाइट है। तो वो प्लानिंग कर रहे थे। उतनी देर में मैं, मेरी मॉम और मेरा भाई उस वक्त काम से ही आया था, और डॉक्टर्स कमरे में आए, एंड उन्होंने बोला कि हरजीत, वी वुड लाइक यू टू स्टे बैक। आई वाज लाइक, क्या हुआ, लाइक व्हाट हैपेंड? एंड शी इज लाइक, हमें डायग्नोसिस मिल चुका है, इट्स स्टेज 4 आफ्टर 3 months we have got the diagnosis. And I remember the exact words she said, we've got the diagnosis and it's subcutaneous panniculitis T cell lymphoma. And मेरे को समझ ही नहीं आया। I was like, what is this? She's like, it's a stage 4 rare type of blood cancer, and your condition is really bad, and हम चाहते हैं कि आप ट्रीटमेंट जल्द से जल्द स्टार्ट करो। एंड मैं बिल्कुल शॉक में थी उस वक्त, एंड मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं उसको कैसे रिएक्ट करूं। बट जब उसने बोला कि इट्स स्टेज 4 कैंसर, मैं अपनी मॉम को देख रही थी उस वक्त, एंड आई कुड सी कि वो ऑलरेडी उनकी आंखों में पानी था, और रिएक्ट करने के मतलब रिएक्शन ही नहीं आ पा रहा था उस वक्त, और मैं बिल्कुल नम थी। आई वाज लाइक क्वाइट, एंड आई कुड सी कि मेरी मॉम, अगर मैं हल्का सा भी रोऊंगी तो शी विल क्राई। तो मैं चुप थी उस वक्त, एंड आई वाज जस्ट लिसनिंग टू हर, मैं सिर्फ सुन रही थी। एंड मैंने बोला कि मुझे अपने हस्बैंड को कॉल करना है, एंड शी इज़ लाइक कि प्लीज़ हमें जल्दी से जल्दी बता दो, बिकॉज हमें आपको मूव करना है ट्रीटमेंट के लिए। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, एंड मैं उसको फ़ोन पे नहीं बताना चाहती थी कि ये स्टेज 4 है। मैंने सिर्फ बोला कि हमें डायग्नोसिस मिल गया है, एंड कैन यू कम बैक ASAP। एंड वो हॉस्पिटल आया उस वक्त, एंड ही गॉट द न्यूज़, एंड वी वर ऑल इन शॉक। हमें लगा कि अभी तक हम इंडिया जा रहे थे, और एकदम से ही कैसे डायग्नोसिस हो गया, तो वो ट्रस्ट नहीं हो पा रहा था। Also it was not beginning, they said it's a stage 4. Stage 4 एकदम से stage 4 हो गया, और हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या ये सही में stage 4 है या कुछ गलत है। तो हमने कुछ टाइम मांगा। So my husband said कि how much time we have? तो she said कि we want to start the treatment ASAP. एंड हम क्योंकि उन दौरान अपने डॉक्टर्स बैक होम इंडिया में भी बात करते थे, मेरे अंकल, मेरे हस्बैंड के अंकल, माय आंट, एवरीबडी वाज डॉक्टर, तो वी यूज्ड टू सेंड द रिपोर्ट, हम रिपोर्ट्स भेजते रहते थे। तो उस टाइम यहाँ के 3 या 4 बज रहे थे, और इंडिया में लेट हो रहा था, तो हमने 6-7 घंटे का टाइम मांगा, और हमने सारी रिपोर्ट्स भेजी। और नेक्स्ट रात को सबका कॉल आया, एंड दे सेड कि इंडिया मत लेके आओ इसको, डायग्नोसिस क्लियर है, रिपोर्ट्स क्लियर हैं,
और कंडीशन बहुत सीरियस है, तो टाइम कम है इंडिया लेके आना और स्टार्ट करना, आप सही जगह पे हो और ट्रीटमेंट चालू करो। फिर हमने नेक्स्ट डे ट्रीटमेंट चालू करने के लिए बोल दिया था, 28th of August 2019. It started with May 2019 and 3 months लग गए थे डायग्नोसिस को। सो जैसे कि आपने मुझे पहले बताया था कि आपका स्टेम सेल ट्रीटमेंट हुआ था। सो यूजुअली हमने जब कैंसर के बारे में बात करते हैं, कीमोथेरेपी का तो हमने बहुत सुना है, ये स्टेम सेल ट्रीटमेंट ये क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया कि मेरा ना रेयर डायग्नोसिस था, तो जब ये डायग्नोसिस आया था तो हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट ने हमें रूम में बिठा के समझाया कि हम अपना बेस्ट करेंगे ट्रीटमेंट देने के लिए, बट ये बहुत रेयर डायग्नोसिस है, हार्डली केसेस इसके हैं इन कनाडा एंड ग्लोबली, तो हम अपना बेस्ट करेंगे। बहुत ही एग्रेसिव कीमो होगी, एवरी 3 वीक्स देंगे, कीमो के साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे, बट बिकॉज रेयर है, स्टेज 4 है, तो हमें इसको ट्रीट करना है जल्दी से जल्दी। तो फर्स्ट कीमो हुई, मैं हॉस्पिटल में थी, सेकंड कीमो में भी मैं हॉस्पिटल में थी, थर्ड कीमो के टाइम पे मैं घर आ गई थी, क्योंकि मेरे को ना कीमोज के टाइम पे भी फीवर आता था। तो मेरे फीवर्स कभी रुके ही नहीं, फीवर्स रुके ही नहीं पूरा टाइम। तो डॉक्टर्स को ना केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता था, एंड मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट ने मुझे हमेशा बोला कि इट्स अ वेरी रेयर एंड कॉम्प्लिकेटेड केस, और मेरी कीमोज भी हो रही हैं बट कीमोज काम नहीं कर रही हैं। सो कुछ कैंसर सेल्स मेरी बॉडी में इतने एग्रेसिव हैं कि कुछ तो कीमोज पे काम कर रहे हैं, जो मेरे को हार्श कीमो मिल रही थी, बट कुछ कैंसर सेल्स उसको उस पे नहीं काम कर रहे हैं। और मेरा केस ना कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि मुझे एक और डायग्नोसिस था साथ में, विच वाज HLH, एन ऑटो इम्यून डिजीज अलॉन्ग विद कैंसर। तो फिर मेरा थर्ड कीमो के बाद ना पेट CT हुआ, पेट स्कैन, उसमें फिर भी कुछ लिटअप हुआ कि अभी भी कुछ कैंसर सेल्स एक्टिव हैं। तो मुझे आज भी याद है, हम गए डॉक्टर के पास एंड ऑन्कोलॉजिस्ट ने मुझे रूम में बुलाया, एंड आई स्टिल रिमेंबर द वर्ड्स ही सेड, "Harjeet, what's your appetite?" And I was like, "What do you mean?" And he's like, "What do you want to do?" And I was like, "I want to live." And that's what I wanted. And I was just 32 और मुझे लगा कि मेरी लाइफ ख़त्म हो रही है। मैं अभी तक अपने कैंसर को ना प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी। I felt like कि बस जो हो रहा है चल रहा है, बट मैं कुछ ना बोल पाती थी ना कुछ कर पाती थी। आई वॉज जस्ट गोइंग विद द फ्लो। ठीक है, तो जब डॉक्टर्स ने बोला कि हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, एक कि हम आपको कीमोज देते रहें और जब तक आपकी बॉडी ले सकती है तब तक लेगी, एंड वी डोंट नो कब तक। दूसरा है अ स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, एंड वी वर लाइक ये क्या है? तो इट्स लाइक कि वी लुक फॉर अ डोनर सेल्स, कि हम किसी डोनर को ढूंढेंगे, हम उसके सेल्स आपकी बॉडी में डालेंगे, एंड वील सी हाउ द प्रोसेस वर्क्स। स्टेम सेल से देयर आर चांसेस कि मुझे थोड़ी ज़िंदगी लंबी मिल जाएगी। तो दैट्स व्हाट द कॉन्वर्जेशन, एंड हम घर गए, एंड हमें सबको पता है कि हमारे फैमिली में कॉन्वर्जेशन आपकी सिंगल का डिस्कशन नहीं होता है, इट्स द होल फैमिली, राइट? और मैं उस वक्त जब मेरे को डॉक्टर्स ने बोला कि 2 ही ऑप्शंस हैं, मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी। मुझे लगा कि हम सिर्फ ट्राई कर रहे हैं, और क्या पता मैं रहूं या ना रहूं, किसी को गारंटी नहीं थी। और आई रिमेंबर मैं कमरे में गई, आई जस्ट क्लोज द डोर, और मैं बहुत रोई थी उस वक्त। मुझे किसी से बात नहीं करनी थी, क्योंकि मुझे लगा कि सब खत्म हो चुका है, और मैं अगर कुछ कर रही हूँ तो शायद अपनी फैमिली के लिए या मेरे डॉक्टर्स के कहने पे कि हम ट्राई कर रहे हैं कुछ नया। तो जब तक मैं सब कुछ प्रोसेस कर पाती, मेरी फैमिली ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे डॉक्टर्स जो बैक होम इंडिया में थे, सब डिसीजन ले लिया था कि हम स्टेम सेल कराएंगे। और स्टेम सेल के प्रोसेस में मेरा भाई वाज माय डोनर, मेरा यंगर ब्रदर, ही वाज माय स्टेम सेल डोनर। सो सॉरी, जो स्टेम सेल डोनर होता है वो सिर्फ अपनी फैमिली से हो सकता है या बाहर से भी मैच कर जाते हैं? क्योंकि मेरा यंगर ब्रदर था, तो मैच कराना होता है, कुछ टेस्ट होते हैं जी। तो और वो 100% मैच निकला। अगर 1% मेरी सिबलिंग नहीं होती तो हमें ग्लोबली सर्च करना पड़ता। और ये प्रोसेस बहुत लंबा चलता है। कई बार
पेशेंट्स बहुत रिस्क पे होते हैं क्योंकि डोनर्स इतनी इजीली मिलते ही नहीं है, बिकॉज लोगों को पता ही नहीं है कि स्टेम सेल से आप किसी की ज़िंदगी बचा सकते हो। जैसे किडनी का होता है कि वहाँ पर वेटिंग लिस्ट होती है, राइट? तो वैसे ही स्टेम सेल डोनर्स की भी लिस्ट होती है, बट क्योंकि मेरा यंगर ब्रदर था और वो 100% मैच था, तो इट वाज इजी फॉर देम टू गेट अ स्टेम सेल डोनर। बट आई हैव सीन द केसेस जहाँ पे स्टेम सेल डोनर्स नहीं अवेलेबल होते हैं। लोग ग्लोबली हंट करते हैं, 6-6, 8-8, 9-9 महीने लग जाते हैं ढूंढने में, क्योंकि वो मैच होना चाहिए। बट माई ऑन्कोलॉजिस्ट वाज लाइक कि आई वाज लकी इनफ कि मेरा डोनर इज़ माई ब्रदर और वो 100% मैच है। तो उसका प्रोसेस चालू हो गया था। तो प्रोसेस वॉज कि मुझे और ज़्यादा कीमोज दी जाएंगी, क्योंकि जो मेरा करंट कैंसर स्टेटस था, सेल्स थे उनको उनको दे हैव टू किल दिस कैंसर सेल्स। तो उसके लिए मुझे और एग्रेसिव कीमोज दी गई। कीमोज बहुत मुश्किल थी। देयर वर टाइम्स कि मैं ऑलमोस्ट बेड पे होती थी, इतना नौजिया होता था, इतना ज़्यादा फटीगनेस, टायर्डनेस, पेनफुल होती थी। फर्स्ट हाफ कीमोज की थी वो मुझे अदर साइड इफ़ेक्ट्स दिखा रही थी, पेनफुल, फटीगनेस, टायर्डनेस, नौजिया, फीवर्स नहीं जा रहे थे मेरे। मैं हर 2-3 हफ्ते में इमरजेंसी रूम्स होती थी। 6-6, 7-7 घंटे वेट करके हम इमरजेंसी में जाते थे। और मैं कई बार तो आपको भी वेट करना पड़ता था? हाँ, क्योंकि इमरजेंसी रूम्स बहुत बिजी होते थे। वी हैड द लेटर, हमारे पास लेटर होता था कि मैं कैंसर पेशेंट हूँ, कीमो ड्रग्स मिल रहे हैं, बट फिर भी क्योंकि इमरजेंसी रूम्स ऑलरेडी यहाँ पे इतने बिजी हैं, लोग 8-8 घंटे वेट करते हैं और मेरे को 5-5 घंटे फिर भी लगते थे अंदर जाने में। और मैं डरती थी इमरजेंसी रूम्स में जाके, क्योंकि मेरे अंदर ना वो डर बैठ गया था कि मैं हॉस्पिटल जाऊंगी, मैं इमरजेंसी जाऊंगी तो मुझे फिर से हॉस्पिटल रूम जाना पड़ेगा। मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल, मुझे नहीं रहना है हॉस्पिटल। मैं आई यूज्ड टू क्राई कि मुझे नहीं जाना है। एंड माय हस्बैंड, माय मॉम, दे यूज्ड टू लाइक, नहीं फीवर आया है, डॉक्टर्स ने बोला है 1% भी हाई फीवर होगा, हमें लेके जाना है। तो मतलब बहुत ऐसे केस सिनेरियोज थे जहाँ पे हमने बहुत स्ट्रगल किया। एंड फाइनली दिसंबर 2019 के आसपास मेरी कुछ कीमोज बंद कर दी गई थी और नेक्स्ट प्रोसेस था कि और कीमोज जैन से स्टार्ट होंगी। जनवरी 2020 में मेरे को ना हल्का सा विजन लॉस शुरू हो गया, तो ब्लरी विजन सी आने लगी। और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे ना कुछ दिख नहीं रहा है। तो इज़ लाइक कि हमने जल्दी रश में इमरजेंसी गए, और हम इमरजेंसी गए तो हमें बोला गया कि आपको आई डॉक्टर का वेट करना पड़ेगा। और हमने आई डॉक्टर का वेट किया, और आई डॉक्टर ने कहा कि मुझे लगता है कि हमें आइज़ की बायोप्सी करनी पड़ेगी। एंड आई एम लाइक कि क्यों? लाइक कि हमें लगता है कि आपका कैंसर आपकी आइज़ में जा चुका है। तो फिर उन्होंने जैन फर्स्ट वीक के आसपास मेरी आई की बायोप्सी करी थी। सो ये मेटास्टाइज होता है, फैलता है ये ब्लड? क्योंकि ब्लड तो पूरी बॉडी में जाता है। और स्टेज 4 था, तो इट कैन स्प्रेड एनीवेयर। बट ये कैंसर नहीं था। जब उन्होंने मेरी बायोप्सी करी, उसका रिजल्ट आया, इट वाज CMV रेटिनाइटिस। तो ये एक वायरस होता है जो किसी को भी हो सकता है, इट्स इन द एयर। बट क्योंकि मेरा इम्यून सिस्टम इतना इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ था कीमो ड्रग्स की वजह से, ट्रीटमेंट की वजह से, कि मुझे वो वायरस ईजिली मिल गया। और उस वायरस को ट्रीट करने के लिए मुझे हर हफ्ते इंजेक्शंस लगते थे आँख में, टू सो दैट कि ये वायरस इस आँख में मच जाए। तो और उसी दौरान मेरी कीमोज भी होनी थी। तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टाइम हमारे लिए, जैन और फेब, क्योंकि उसमें मुझे कीमोज मिलती थी हर हफ्ते, और हर हफ्ते मुझे इंजेक्शंस मिलते थे। तो इट वाज लाइक एक हफ्ता कीमो, एक हफ्ता इंजेक्शन, एक हफ्ता कीमो, एक हफ्ता इंजेक्शन। और उसमें भी मुझे फीवर्स आते थे। मेरे फीवर्स तो कभी रुके ही नहीं। तो फिर मार्च 2020 में मुझे बोला गया कि आपको कैलगरी आना पड़ेगा टू मीट द टीम, क्योंकि एडमिंटन में मैं क्रॉस कैंसर इंस्टीट्यूट में मेरा ट्रीटमेंट हो रहा था। तो मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट ने बोला कि हमारा जो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट होगा वो टॉम बेकर में होगा। तो उसके लिए मुझे टॉम बेकर जाना पड़ेगा टू मीट द टीम। तो हम मार्च 2020 में मेरी पूरी फैमिली, हम सब यहाँ पे आए थे टॉम बेकर टू मीट द टीम। एंड आई स्टिल रिमेंबर, हम ऐसे किसी रूम में बैठे थे और हमारे डॉक्टर्स हमें समझा रहे थे कि ट्रीटमेंट विल नॉट बी ईजी, हमें इनका पूरा इम्यून सिस्टम किल करना पड़ेगा। इनको एवरी डे कीमो और रेडिएशन देना पड़ेगा नॉन स्टॉप फॉर 7 days। एक बॉडी का सेल शुड बी रिमूव्ड। उसके बाद हम इनको इनके ब्रदर के स्टेम सेल्स देंगे। और प्रोसेस वुड बी रिस्की,
there might be a chance of 15 to 20% of death. So is it surgical procedure for the stem it's cell? it's like a blood transfusion, Okay. but it's painful. Like आपको बेसिकली पहले तो उन्होंने मुझे जब कीमोस दी थी मेरा पूरा सेल्स वर बॉडी से हटा दिए थे, तो इट्स लाइक अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो आपकी वेन से जाता है, बट इट्स पेनफुल क्योंकि आपकी बॉडी नए सेल्स एक्सेप्ट करने में टाइम लेती है. बिल्कुल. तो मार्च 2020 में जब हम ये सब सुन के वापस आए तो यही प्लान था कि आपको 3 मंथ्स के लिए कैलगरी रहना पड़ेगा, क्योंकि स्टेम सेल प्रोसेस में 100 डेज बहुत रिस्की होते हैं पेशेंट के लिए. पेशेंट को डिफरेंट डिजीज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो लाइफ रिस्क होता है, इम्यूनिटी लो होती है, लाइफ रिस्क होता है, तो हॉस्पिटल के आसपास रहना है. मार्च 2020 एंड में कोविड आ गया और हमें कॉल आया कि नाउ हरजीत को अकेले ही आना है, अकेले ही ट्रीटमेंट लेना है, कोई फैमिली मेम्बर या कोई पर्सन अलाउड नहीं है. तो मैं बिल्कुल वो थी कि मुझे नहीं पता कि मैं कैसे करूँगी, कि अभी तक मेरी स्ट्रेंथ, मेरा सपोर्ट वाज माय फैमिली, बट अब कैसे होगा मुझे नहीं पता. एनीवेज वी वेंट विद द फ्लो, हमें जो जैसा बोला गया हमने किया. इट वाज 6th अप्रैल जब मुझे हॉस्पिटल में छोड़ा गया, एंड दैट वाज द टाइम जब मैंने अपनी फैमिली को हग किया और ऐसा लगा कि शायद मैं आखिरी बार कर रही हूँ. मेरे हस्बैंड को, मेरे डैड को, मेरी मॉम को, मेरा भाई, एवरीबडी वाज देयर, एंड आई फेल्ट कि शायद ये लास्ट हग है. उसके बाद आई विल नॉट बी एबल टू सी देम. 6th अप्रैल से लेकर ऑलमोस्ट 3rd मई तक आई वॉज इन हॉस्पिटल, फाइटिंग फॉर माई लाइफ एवरी डे. रोज मेरे लिए एक वो था कि मैं नेक्स्ट मॉर्निंग देख पाऊँ. इट वाज नॉट ईजी फॉर मी. लाइक वो 30-35 डेज इतने चैलेंजिंग हो चुके थे, इतने पेनफुल थे. मुझे रोज कीमो मिलती थी, रेडिएशन मिलती थी. आई वॉज ऑन पेन किलर पम्प्स, मैं पंप में थी पेन किलर के. एंड आई हैड फीडिंग ट्यूब, ऑक्सीजन पाइप. तो वो उस फेस पे जाके ना मुझे ऐसे गूज़बम्स आते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं किस चीज़ ने मुझे बाहर लेके आया, या कैसे हुआ. वो विल पावर थी या होप थी, या वो थी कि मुझे अपनी फैमिली को जाके मिलना है, देखना है. और उसी दौरान मैंने ना अपनी थोड़ी बहुत जर्नी शुरू कर दी लिखनी. मुझे लगा कि शायद मैं वापस ही नहीं जाऊंगी. तो आई स्टार्टेड राइटिंग थोड़ा बहुत, बिकॉज आई वांटेड टू मेक श्योर कि मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे मॉम डैड्स, मेरे फ्रेंड्स सब पढ़ पाएँ कि मैं किस स्ट्रगल से फीलिंग्स क्या थी उस वक्त. क्योंकि अभी तक मैंने वो फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं करी थी, और मुझे बस वो एक्सप्रेस करनी थी ये सोच के कि क्या पता मैं शायद वापस जाऊँ ही नहीं, तो एटलीस्ट मेरे बाद मेरी फैमिली मेरी स्टोरी पढ़ पाए, मेरा एक्सपीरियंस जान पाए, मुझसे ये समझ पाए कि मैं कितनी थैंकफुल थी कि आई हैड दैट सपोर्ट सिस्टम, राइट. तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. एंड आज 4 साल हो गए, अप्रैल में. एंड आई डोंट नो हाउ आई डिड इट ऑनेस्टली, बट आई एम ग्रेटफुल कि मुझे ये सेकंड चांस मिली लाइफ की, क्योंकि हर किसी को वो मौका नहीं मिलता है. एंड आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को इस जर्नी में जाते हुए. स्टेज 4 कैंसर इज़ नॉट ईजी टू सर्वाइव. आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग. मेरे लिए बहुत सी चीज़ें सेम नहीं है, बट आई हैव एक्सेप्टेड कि ये मेरा नया नॉर्मल है, राइट. तो इट्स योर रीबर्थ. सो स्टेम सेल्स और कीमो के साथ, ये दोनों साथ साथ चलते हैं? स्टेम सेल के साथ कीमो का भी होता है? स्टेम सेल का प्रोसेस तो ऑब्वियसली यही था कि मेरे सेल्स को मारना. तो स्टेम सेल्स के लिए उन्होंने पहले मुझे पूरा 1 हफ्ता कीमो और रेडिएशन दी, जो डिफरेंट कीमो थी. जब मेरा पूरा इम्यून सिस्टम किल हो गया, तब इन्होंने मुझे नए स्टेम सेल दिए मेरे ब्रदर के. तो मेडिकल टर्म में मैं आज की डेट में 4 साल की बच्ची हूँ, जिसके अंदर 4 साल के बच्चे के सेल्स हैं. तो मेरा इम्यून सिस्टम वो न्यूबॉर्न बेबी की तरह है. मुझे पिछले 3 साल में वो सारे इंजेक्शंस मिले हैं जो न्यूबॉर्न को मिलते हैं. सो इट्स माई ब्रदर DNA इज़ माई DNA नाउ. सो इट्स ऑल बिकॉज माई ब्रदर हैज़ गिवन मी दैट सेल्स. तो मेरी बॉडी ने उस सेल्स को एक्सेप्ट किया है, और टाइम लेता है. हर पेशेंट का सक्सेस रेट इतना अच्छा नहीं होता है. कई लोग 1 साल के अंदर रिलैप्स कर देते हैं स्टेम सेल. तो लकीली माई स्टेम सेल ट्रांसप्लांट वॉज सक्सेसफुल,
maybe because I had 100% match with my brother, या my body accepted those cells. Like मेरा immune system आपके या किसी और के immune system जैसा नहीं है, आज भी low है. तो फिर तो आपको डाइट का भी बहुत ख्याल रखना हाँ, पड़ता सो है आई ना? हैव टू टेक प्रिकॉशंस कि मुझे कोई इन्फेक्शन ना हो. मैं 5 साल बाद इंडिया गई थी अपने ट्रीटमेंट के बाद, Okay. तो आई वाज रियली स्कैर्ड. तो मुझे बोला गया था कि मैं कोई रॉ फूड, रॉ मीट नहीं खा सकती. एनी वेजिटेबल्स आई एम ईटिंग, आई नीड टू बी वॉश्ड. एंड तो आई हैव टू मेक श्योर कि मेरा हाइजीन लेवल Yeah. अच्छे तरीके से मेंटेन Maintain हो रहा होना हो. चाहिए. क्योंकि Yeah. अब 4 साल हो गए हैं तो धीरे धीरे बढ़ डेवलप रहा हो रहा है है, सिस्टम, yeah. राइट. बट इनिशियली एक जब हम स्टेम सेल के बाद मैं घर आई थी, आई वॉज वेरी वीक. आई वॉज 40 kilos. You lost. I the lost weight. completely. I was Yeah. skeleton. I could not walk. स्टार्टिंग में आपने गेन किया, फिर क्योंकि वो treatment सारा के दौरान, कीमो जो के भी था, दौरान, कीमोस थी, वाटर था, बॉडी में इतना फ्लूइड था कि वो सारा श्रिंक हुआ जब मेरे को हार्श कीमो स्टेम सेल के टाइम पे, क्योंकि मुझे एवरी कीमो मिलती थी. पहले मुझे एवरी 3 weeks में कीमो मिलती थी. तो वो प्रोसेस बहुत पेनफुल था मेरे लिए. जब मुझे रोज कीमो मिलती थी, मेरी धीरे धीरे बॉडी ने लूज करना शुरू कर दिया था. मैं इतनी पेन में रहती थी स्टेम सेल के टाइम पे कि मुझे हर 5 मिनट में पेन पंप चाहिए होता था. Okay. वो ओपियोइड्स थी जो मेरी बॉडी के अंदर जा रहे थे. सो इसके साइड इफेक्ट्स भी तो काफी होंगे. लॉन्ग कीमो, टर्म स्टेम साइड इफेक्ट्स रहे हैं बॉडी में. मुझे नींद नहीं आती. अभी भी. आई हैव बीन ऑन स्लीपिंग पिल्स फॉर लास्ट 4 years. ओह. आई वॉज इन टू टोटल एंगजाइटी एंड डिप्रेशन में थी. 3 साल से मैं मेडिसिन ले रही हूँ. आई हैव बीन गोइंग टू अ थेरेपी. तो उन सब चीज़ों का साइड इफ़ेक्ट्स रहे हैं. देखो बॉडी में, मेरी बॉडी एक्चुअल नॉर्मल वे से नहीं रहती. मुझे बहुत टायर्डनेस रहती है, फटीगनेस रहती है. देयर आर डेज कि मैं बिल्कुल नहीं उठ पाती हूँ. देयर आर डेज कि आई गो बैक टू द टाइम एंड आई क्राई कि क्या हो गया. प्लस इस पूरी जर्नी में मैंने बहुत कुछ खोया भी है. आई हैव लॉस्ट माई सेल्फ. जो मैं पहली थी वो अब नहीं हूँ. बट आई हैव एक्सेप्टेड दिस एज अ न्यू नॉर्मल. आई वॉज थ्रोन इन टू अर्ली मेनोपॉज. I lost my fertility. Oh. So things were not easy. मेरी vision loss थी. I started अभी losing. विजन बैक आई आपकी? नहीं. So I have vision loss in my right eye. Okay. और वो आएगी भी नहीं because it's very thing which is CMV retinitis था, जिसकी वजह से मेरा back side of the retina is damaged. हेयर लॉस भी हुआ? Hair loss, hearing loss भी था. I have 30 to 35% of hearing loss. So बहुत सी चीज़ें हैं which I lost and I So grieve hearing loss about भी it. बैक नहीं आया? क्या? आवाज आपका फिर बैक हो गया जब आप ठीक हुए? कभी भी स्टिल है आपको क्या? इशू हियरिंग लॉस का? नहीं है. है अभी वो भी? साइड इफेक्ट ऑफ कीमो था. वो साइड इफेक्ट ऑफ कीमो था. तो देयर आर थिंग्स which will never come back. बट मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये मेरा न्यू नॉर्मल है. एंड ऑब्वियसली आई हैव गॉट द सेकेंड लाइफ, राइट. मेरा रीबर्थ हुआ है तो आई हैव एक्सेप्टेड इट कि ठीक है जो भी है, बट एटलीस्ट मैं आज यहाँ हूँ, राइट. तो बाल आपके कितनी देर बाद वापस ग्रो होने शुरू हुए? अभी तक तो ग्रोथ ही नहीं हो पा रही. उस वक्त तो तो मेरे 2 बिल्कुल बार ही, बाल गए थे. सो Okay. आई हैड लॉन्ग हेयर. पहली कीमो में मेरे 2 कीमोस तक तो मैंने अपने बाल नहीं शेव किए थे. आई बिलोंग टू अ सिख फैमिली, तो मेरी फैमिली के लिए मुझे वैसे देखना ही बहुत मुश्किल हो गया था. बिल्कुल. बट मैंने अपने बाल रखे थे बिकॉज आई हैड लॉन्ग हेयर. और सेकंड कीमो के बाद जब मेरे को बहुत ज़्यादा हेडेक होता था, पेन होता था, तो मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट ने मेरे हस्बैंड को बोला कि हरजीत को अपना हेड शेव करना चाहिए. सो आई स्टिल रिमेंबर द टाइम मेरे हस्बैंड ने बैठ के मेरा और अपना हेड शेव किया था. एंड my dad couldn't see it, my mom couldn't see it that time. And I had to cover my head every time to talk to my extended family. मुझे हर वक्त अपनी extended family से बात करने के लिए अपने बाल कवर करने पड़ते थे, हेड कवर करना पड़ता था. तब तक मुझे इतना रियलाइज़ नहीं होता था बिकॉज मैं ऑलरेडी इतनी ज़्यादा चीज़ों में थी कि मुझे नहीं समझ आता था कि मेरी लाइफ के साथ क्या ही हो रहा है. बट विद टाइम आई रियलाइज कि वाई, यू नो, ये दिस इज़ मी, ये मेरा न्यू नॉर्मल है. तो people need to accept me like this. So I'm still struggling with hair, but that's okay. I mean, this is part of my life now. तो हाँ,
2 बार, हाँ, स्टेम सेल के टाइम पे भी मेरा हेयर लॉस Hair हुआ loss था। हुआ था। मतलब थोड़े बहुत ही आए थे, ज़्यादा नहीं आए थे, हाँ, but बट फिर स्टिल से, यू हैव हाँ। टू। सो जैसे आपने स्टेम सेल्स के बारे में बताया, तो जैसे मैंने सुना है कि जब बेबी बॉर्न होता है तब भी हम स्टेम सेल्स जो है वो सेव करके रख सकते हैं। जैसे आपके केस में आपको ज़रूरत पड़ी, तो आप तो लकी थे कि आपको मिल गए आपके ब्रदर के, राइट? कभी ये भी होता कि आपके सिबलिंग्स नहीं है, कभी आपको ज़रूरत पड़े या कुछ भी। कितने इंपॉर्टेंट हैं स्टेम सेल्स? सो मैं आपके आगे प्रूफ हूँ कि अगर मेरा भाई नहीं होता तो शायद मुझे स्ट्रगल करना पड़ता बाहर स्टेम सेल्स के लिए। तो आई फील कि बहुत ज़रूरी है स्टेम सेल को रखना। आई थिंक आने वाले जनरेशन या आने वाले उसके लिए इट्स इम्पॉर्टेंट टू कीप दो स्टेम सेल्स। एंड आई डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट इट कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, बट आई एम अ लिविंग प्रूफ कि मेरे को स्टेम सेल्स की ज़रूरत थी और मेरे भाई के स्टेम सेल्स मेरे लिए काम किए। एंड 4 साल हो गए, मैं आज भी ठीक हूँ और उसकी स्टेम सेल्स प्रिजर्व भी किए गए हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने हेल्थ केयर टीम से इस बारे में पूछो कि कैसे आप क्या कर सकते हो एंड हाउ इट कैन हेल्प यू एंड योर किड्स इन फ्यूचर। सो जैसे ये आपको फिजिकल बैटल तो ये था ही, लेकिन मेंटली भी आप बहुत उस टाइम ड्रेन हुए होंगे। सो मेंटली अपने आप को आपने कैसे प्रिपेयर किया सबके लिए? सो जब बिगनिंग में मेरा डायग्नोस हुआ था उस टाइम पे तो मैं बहुत शांत थी। लाइक मैं ऐसे जोन में चली गई थी कि मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी थी। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मेरी लाइफ कहाँ से कहाँ चली गई है। बट विद टाइम जैसे मैं स्टेम सेल में जब अकेली थी और मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि हमारी फैमिली में ना हमने कभी भी इस बारे में बात नहीं की थी। बिल्कुल। मेरा सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग था। मेरे मॉम डैड थे, मेरा हस्बैंड था, मेरा ब्रदर था। दे यूज्ड टू टेक केयर ऑफ मी, मेरे को खाना देना, मेरी दवाइयों का ध्यान रखना, मुझे ट्रीटमेंट के लिए लेके जाना। बट हमने कभी भी इस बारे में बात ही नहीं करी थी। लाइक इट्स नॉट ओनली योर फैमिली, आई थिंक साउथ एशियन में कोई भी फैमिली में तो हमारे बीच में ना वो कम्युनिकेशन ही नहीं थी। नॉट विद इन माई फैमिली, ऑल्सो माई फ्रेंड्स, वी नेवर टॉक कि या तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है या कैसे हो रहा है, बट वो कॉन्वर्जेशन ही नहीं थी। और जब मैं स्टेम सेल में थी, द ओनली रीज़न मैं अपनी जर्नी लिखना चाहती थी बिकॉज मुझे था कि अगर मैं नहीं रही तो कम से कम मेरा एक्सपीरियंस मेरी फैमिली पढ़ पाएगी कि मैं किस पेन से निकली हूँ। और जब मैं स्टेम सेल से बाहर आई ना तो मैं वो लोग ढूंढ रही थी, मैं वो हेल्प ढूंढ रही थी कि मुझे ऐसी हेल्प चाहिए कि मैं क्या करूँ। मेरे से कोई बात करे, मुझसे कुछ पूछे। एंड उस टाइम पे आई रिमेंबर मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट ने मुझे रेकमेंड किया कि आई नीड अ थेरेपिस्ट। और उस टाइम पे आई स्टार्टेड डूइंग थेरेपी। I met my psychosocial and psychologist and I started the therapy straight after stem cell क्योंकि I was struggling। क्योंकि इतना कुछ आपके अंदर था, वो बाहर आना मैं जरूरी बाहर था। किससे बोलूँ, कैसे बोलूँ, जो भी कुछ हो रहा था मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही थी। बिल्कुल। तो दैट हेल्प्ड मी एंड फिर आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर community help. So I started looking for help like within Canadian Cancer Society, Lymphoma Leukemia Society, different organizations. There are a lot of organizations. और मैं young कैंसर पेशेंट ढूंढ रही थी कि मेरे जैसा यंग पेशेंट कोई हो, उसके साथ क्या हुआ, उसका एक्सपीरियंस कैसा था। तो ऑल दोज थिंग्स वर गोइंग ऑन इन माई माइंड। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया मैंने उस वक्त मेंटली, बट विद टाइम आई थिंक थेरेपी हेल्प्ड मी, कनेक्टिंग विद पीपल हेल्प्ड मी इन द कम्युनिटी जो सिमिलर टाइप ऑफ डायग्नोसिस से निकले थे, क्योंकि उनकी और मेरी थिंकिंग और प्रोसेस सेम था। बिकॉज समटाइम आपके खुद के लोग आपको नहीं समझ पाते हैं एंड देन पीपल स्टार्ट जजिंग यू ओवर दैट। तो वो चीज़ नहीं समझ आती है। आई अंडरस्टैंड कि कैंसर आपको और आपकी फैमिली सबको इफ़ेक्ट करता है। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि मेरा हस्बैंड और मेरी फैमिली भी बहुत स्ट्रगल किया है, बट उन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया। बिल्कुल। अब जाके कुछ बात करते हैं तो अब बात होती है। मे भी उनको ऐसा लगता कि आप हर्ट ना हो, आपको वो मेमोरीज दोनों वे से हो सकता है, राइट? कि मैं अगर कुछ बोलूँ या वो कुछ बोलें तो एक तो आपको समझ नहीं आता आप कैसे बात करो, क्या बात करो, राइट? क्योंकि सेंसिटिव है। जैसे हमारे इंडस्ट्री में, सॉरी हमारे ग्रुप में, एशियन कम्युनिटी में, वी डोंट टॉक अबाउट पैलेटिव केयर ट्रीटमेंट। पैलेटिव केयर इज व्हाट इफ आप सर्वाइव नहीं करते हो, राइट? तो ये सब चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती हैं, स्पेशली जो पर्सन डायग्नोस हुआ है उसके लिए। तो आई थिंक दैट नीड्स टू बी टॉक्ड। और अगर आप
जैसे आप इस सिचुएशन में रहे हो, तो अगर हमारे आसपास में कोई भी कैंसर पेशेंट है तो आपको क्या लगता है किस तरह की उनको हेल्प चाहिए? लाइक आपको लगता है कि कोई बात करने वाला चाहिए या फिर कैसे हेल्प हम कर सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने तो अपने टाइम पे लोगों को अकेले आते हुए भी देखा। मैंने अपने कलर के लोगों को नहीं देखा बट बाकी लोगों को देखा है। तो एनी काइंड ऑफ हेल्प, आपको बात करनी है या आपको उनको कुछ खाने के लिए पूछना है, बिकॉज आप इतने वीक होते हो कि आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाते हो। एंड हर वक्त आपके साथ आपकी फैमिली नहीं होती है। हम सब इमिग्रेंट्स हैं इस कंट्री में, कोई अकेले आते हैं, किसी की फैमिली है नहीं है, तो किसी प्रकार की भी हेल्प इज़ वेरी गुड फॉर दैट पर्सन, राइट? कई बार वो पर्सन खुद भी नहीं आपसे बोल सकता है क्योंकि वो खुद ऐसी सिचुएशन में है कि उसको नहीं समझ आ रहा है। बट इफ़ यू नो कि अगर वो पर्सन ऑलरेडी इस चीज़ से निकल रहा है तो आप अपनी हेल्प दो, यू नो, टेक समवन आउट फॉर कॉफ़ी, नहीं तो आप खाना पूछ लो, उनके ट्रीटमेंट के लिए चले जाओ, उनके साथ चले जाओ, वो भी बहुत अच्छा लगता है किसी को। मेरी फैमिली मेरे साथ थी पूरे ट्रीटमेंट में। द ओनली टाइम आई मिस देम वाज स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, और मुझे लगा था मैं नहीं कर पाऊंगी उनके बिना। तो वो हेल्प, छोटी छोटी हेल्प भी बहुत मायने रखती है। सो जैसे आपने ट्रीटमेंट सारा कनाडा में हुआ आपका, सो उसके एक्सपेंसिव होगा वो ट्रीटमेंट, तो कैसे हैंडल किया आपने? हमें सबको पता है कि कनाडा में इट्स अ पब्लिक हेल्थ सिस्टम, तो सब अपने उसमें रहते हैं कि बट मेरा जो ट्रीटमेंट था ऑब्वियसली पार्शली फ्री ही था क्योंकि पब्लिक हेल्थ सिस्टम है। बट देयर वर थिंग्स लाइक मेडिकेशंस जो मुझे आउट ऑफ पॉकेट पे करनी पड़ी, बट आई हैड मेडिकल इंश्योरेंस थ्रू माई कंपनी, तो मेरी बहुत सारी मेडिकेशंस 80% कवर्ड थी। बट जैसे मेरा ट्रीटमेंट कैलगरी में होना एंड पोस्ट ट्रांसप्लांट जब हम कैलगरी में रुके, मेरे कुछ इंजेक्शंस थे जो $2000 के थे, जो मुझे हर हफ्ते लगते थे बिकॉज ऑफ माई इंश्योरेंस। और मैंने सेकेंड इंश्योरेंस भी परचेज़ करी थी क्योंकि हमें पहले ही बता दिया गया था कि स्टेम सेल के बाद मेरी मेडिकेशंस एक्सपेंसिव होंगी, मेरे ट्रीटमेंट्स एक्सपेंसिव होंगे, मेरे को बहुत सारी सर्विसेज लेनी पड़ेंगी, लाइक डेंटल लगेगा और कुछ और चीज़ें थी, तो जिसकी वजह से हमने सेकेंड इंश्योरेंस भी बाय करी ओवर वन इंश्योरेंस। तो ये सब चीज़ें हमने आउट ऑफ पॉकेट पे करी, जिसके बारे में लोगों को नहीं पता, राइट? क्योंकि सबको लगता है कि अरे कनाडा है, फ्री है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, सब कुछ फ्री हो जाएगा, बट नहीं, मेडिकेशंस आर नॉट फ्री। समटाइम्स जब जरूरत पड़ती है तभी आपको किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस का दवाइयाँ फ्री नहीं है यहाँ पे। क्रिटिकल इलनेस थी आपके पास? नहीं, सो मेरी कंपनी के साथ जो इंश्योरेंस थी, आई थिंक वो क्रिटिकल इलनेस नहीं थी, बट इट कवर्ड इट कवर्ड द मेडिकल इंश्योरेंस, द शॉर्ट टर्म डिसेबिलिटी एंड द लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी एंड लाइफ इंश्योरेंस। तो वो थी ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे को क्रिटिकल इंश्योरेंस का इतना नहीं पता था। मैं जब आई थी तो मेरी कंपनी ने इंश्योरेंस दे दी थी, तो वी वर हैप्पी विद दैट इंश्योरेंस, राइट? क्योंकि हम सोचते ही नहीं है कि हमें कभी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, राइट? सो जैसे आपका पेज भी है सोशल मीडिया पर, आप खुलकर आकर बात करते हो, आप चाहते हो कि लोगों को बताओ कि वो कैसे इस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं कि हैंडल कैसे करना है। सो सोशल मीडिया पर आकर आपने बात की इसके बारे में, किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया? यूजुअली तो जैसे हमारे साउथ एशियन पीपल हैं वो इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते। सो बेसिकली जब मैंने अपनी जर्नी लिखनी शुरू करी थी और मुझे ना इस जर्नी को पीपल तक पहुंचाना था, आई फेल्ट कि दिस नीड टू बी शेयर्ड। और उस वक्त मैं ऐसे स्ट्रगल में थी कि मैं ना ढूंढ रही थी लोग कि किसी को मेरे टाइप का कैंसर है, इज देयर एनीवन जिसको ये सिमिलर टाइप ऑफ डायग्नोसिस हुआ है। तो दैट्स हाउ मेरा कैंसर ब्लॉग मैंने सोशली एक्टिवेट करा, लाइक आई पोस्टेड इट ऑन सोशल मीडिया। और मैं जब मेरा डायग्नोस हुआ था तब से लेकर मेरे स्टेम सेल तक आई वाज नॉट एक्टिव। मैंने हमारे किसी भी बहुत दोस्तों को नहीं पता था, सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स को पता था। और जब मैंने फाइनली अपनी फर्स्ट पिक्चर डाली थी मेरे डायग्नोसिस को लेके, मेरी स्टोरी डाली थी, तो लॉट ऑफ पीपल were not aware about it. And then lot of people started messaging me that your story is motivating and you are inspiring, and I felt like maybe sharing my journey might help the other person out, right? Maybe there are people out there जिनकी struggle मेरी जैसी थी but वो अपनी family से भी नहीं share कर पाए, so I just wanted to be there for them. I wanted to empower them and motivate them कि there is life after cancer. I had stage 4, I had stem cell, I came out of it, and so we can't just think of कि
मेरी लाइफ के साथ क्या हो गया, राइट? वी हैव टू मूव ऑन, बट मूव ऑन विथ एक्सेप्टेंस, राइट? कि ठीक है, आई हैड स्टेज 4 and this is my new normal. Accept it, right? Yeah. And I have accepted the fact that this is me and I am there to help and Others. spread awareness. Yeah. I wanted to talk about it because I wanted to spread awareness. I felt कि हमारी community में, South Asian community में इतना बड़ा stigma और taboo है कैंसर को लेके कि लोग उसके बारे में बात भी नहीं करते हैं. Yes, बिल्कुल. And within time I realized कि it's important. और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वैसे अभी तो स्टार्ट हो भी गया, जैसे आपने खुद ने भी किया हुआ है कि जो कैंसर सर्वाइवर हैं उनके भी जो ग्रुप्स हैं, अगर आप इस जर्नी के थ्रू जा रहे हो तो आपको उनसे बात करके हिम्मत मिलती है, आपको बात करके मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, अगर ये ठीक हो सकते हैं तो मैं भी हो सकता हूँ. और ये ऐसा हुआ मेरे साथ जब मैं स्टेम सेल के बाद निकली, तो मैं जब ग्रुप्स ढूंढ रही थी, कम्युनिटीज़ ढूंढ रही थी, आई केम अक्रॉस बहुत सारे लोग जो इसी जर्नी में निकले हैं एंड दे हैड द सेम सिम्टम्स, सेम साइड इफ़ेक्ट्स, स्ट्रगलिंग विद द सेम थिंग. एंड उनसे बात करके अच्छा लगता था कि हम एक दूसरे को एक्सप्रेस कर पाते थे चीज़ें. So they can understand your feelings, right? They can understand you कि okay, you know, we both had gone through the same thing. But उस दौरान मुझे ये ज़रूर रियलाइज़ हुआ कि मैं अपनी कलर के लोगों को नहीं देख रही हूँ इधर. जी. ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ मैं ही हूँ, राइट? दैट्स हाउ आई रियलाइज्ड एंड दैट्स हाउ आई वांटेड टू बी मोर एक्टिव एंड मोर वोकल एंड गो आउट within our community and talk about it because it's important to talk. It's important to say the name cancer. बहुत लोग तो इसका नाम भी नहीं लेते. They say it as a problem. जैसे आपने बताया कि आपका पेज भी है और हमारे कुछ लिसनर्स ऐसे भी होंगे जो इसके गो थ्रू हो रहे होंगे, तो आप अपने पेज के बारे में जब वो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं आपको? मेरा सोशल मीडिया पेज है HK_Thriver एंड हमने अभी रिसेंटली में एक और पेज बनाया है कॉल्ड चाय एंड होप. Okay. It's me and my friend. We both are cancer survivors. तो हमने चाय एंड होप for South Asian cancer community page बनाया. It's a private page on Facebook and it's on Instagram too. It's just a baby right now. And we are looking for stories from South Asian. हम चाह रहे हैं कि South Asian community के people आएं and they want to share their story. We are happy to talk to them and help them and guide them through their journey. If they want just a friend to support them, we are happy to talk. So they can reach out to me on social media HK_Thriver. They'll find my cancer blog वहाँ पे. And Chai and Hope is a private group. So if they want to just come and join that group and if they have any questions, they can just talk to us. So अगर कोई इस जर्नी के थ्रू जा रहा है, कोई कैंसर पेशेंट है, आप उसको क्या मैसेज देना चाहोगे? कैसे वो अपने आप को मोटिवेट करें? I would just say don't lose hope. I know it's difficult journey, but hope is one thing which will keep you fighting. Yeah. And ask for help. I know a lot of people go through this journey alone. So I would just say please don't fight this battle alone. Ask for help. If not your friends, maybe a therapist or a community. There are a lot of support groups out there and I know it's not easy to fight the battle alone, so just ask for help. Yes. आप कोई मैसेज देना चाहोगे, कोई बताना चाहोगे लोगों को कि आप कैसे दूसरों की हेल्प कर सकते हो या फिर किन चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए? The only message I can give is कि जैसे मैंने बोला कि बस hope और faith रखो and things will work out. It's not easy. But I'm always there if someone wants to reach out and talk. And if they are struggling with this battle or they don't know what's going on or what's happening, and I'm always available to talk to them. और एक दूसरी चीज़ आप जैसे बता रहे थे कि आपको सिर्फ फीवर हो रहा था और कुछ भी नहीं था, तो इसके कोई पर्टिकुलर सिम्टम्स भी होते हैं या like so every cancer is different and मेरे केस में बिकॉज ये रेयर था, HLH के साथ कॉम्प्लिकेटेड था, तो मुझे और कोई सिम्टम्स आए नहीं. जनरली लिम्फोमा ब्लड कैंसर पेशेंट्स को लिम्फ नोड्स बनने शुरू हो जाते हैं एंड कुछ कलर चेंजेस होते हैं. ये सब चीज़ें मेरे साथ 4 कीमोस के बाद हुई. सो आई वुड से कि इफ़ यू फील समथिंग इज़ नॉट राइट, speak to your doctor. Don't be your own doctor. I mean, अगर लगता है कि आपको कुछ
दिक्कत आ रही है या कुछ ठीक नहीं है तो गो एंड चेक विद योर डॉक्टर, गेट योर टेस्ट डन, क्योंकि आजकल कैंसर को लेके स्क्रीनिंग्स बढ़ रही हैं, राइट? सो जस्ट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट गो एंड चेक विद योर मेडिकल टीम। सो डोंट लूज योर होप, लूजिंग इज़ नॉट ए ऑप्शन, फाइट एंड विन। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਦੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਜਾਣਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਬਰੇਵ ਨੇ ਉਹ, ਕਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੜਿਆ ਵੀ ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ, ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੇਵਰੇਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਸੋ ਆਲਵੇਜ਼ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਅਤੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਰਜੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਂਸਰ ਸਰਵਾਈਵਰਸ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।